नमस्कार दोस्तों। 2018 तक फीफा ने टोटल 21 वर्ल्ड कप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन इस साल का कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप। फीफा के एक्स प्रेसिडेंट पर नोट्स उड़ाए हैं और कुछ लीग मैचेस में बॉयकॉट कतर वर्ल्ड कप भी देखने में। अभी तक फीफा के 7 एग्जीक्यूटिव्स एंड 41 मेंबर्स को अरेस्ट किया है और कुछ पर फीफा करप्शन के केसेस भी चालू है। 45 डिग्री टू 50 डिग्री के हीट में काम करने की वजह से इस कतर वर्ल्ड कप में टोटल 6,500 वर्कर्स की डेथ हुई है अभी तक। और दोस्तों, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी कहा है कि फीफा में करप्शन नहीं, फीफा ही करप्शन में है। दोस्तों, ये सब हुआ है क्योंकि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग के राइट्स कतार को मिलने की वजह से। दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के पीछे हुए पॉलिटिक्स, पावर गेम्स एंड करप्शन को जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जिन्हें फीफा पता नहीं है उनके लिए फीफा को शॉर्ट में समझते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों, ये वर्ड फ्रेंच में है, लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती तो इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल भी कहा जाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी रॉबर्ट वेरन के द्वारा, जो एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, लेकिन बाद में जाके फीफा के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। रॉबर्ट ने 8 कंट्रीज को मिलाकर फीफा की बर्थ साइनिंग की थी। और दोस्तों, आज फीफा में 211 एफिलिएट कंट्रीज है, जिन्हें 6 अलग अलग कॉन्फेडरेशंस में डिवाइड किया है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फीफा के रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन फीफा एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फीफा एनजीओ का एम है टू प्रमोट फुटबॉल एंड सोशल वेलफेयर इन वर्ल्ड, जैसे उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है सेव प्लैनेट, एजुकेशन फॉर ऑल एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस। 2018 में फुटबॉल फाउंडेशन शुरू किया था, जो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसका गोल है टू प्रमोट ह्यूमन लाइव्स एंड पॉजिटिव मोबिलाइजेशन ऑफ फुटबॉल पावर। बट द क्वेश्चन इज, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कौन हेड है और कैसे हेड बनते हैं? फीफा के करंट प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, फीफा की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी फीफा काउंसिल है, जिसमें 37 मेंबर्स है, एक प्रेसिडेंट, 8 वाइस प्रेसिडेंट और 28 अदर मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन है, जिन्हें फीफा के कांग्रेस मेंबर्स वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं। वैसे तो फीफा में 211 मेंबर्स है, लेकिन उसमें से 24 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होते हैं, जिन्हें एक्सको भी कहा जाता है। 2010 के फीफा बिडिंग में 24 एक्सको मेंबर्स को वोटिंग राइट्स थे, लेकिन बहुत करप्शन की वजह से सबको एक्सपेल किया और आगे से सारे फीफा कांग्रेस मेंबर्स को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस कतर फीफा वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन राइट्स इशू, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स, मॉडर्न डे स्लेवरी और डेथ्स ऑफ वर्कर्स है। एज कतर बिड जीतने के बाद उस टाइम उनके पास सिर्फ एक स्टेडियम था जो फीफा रेगुलेशंस में था, और उनको 8 बड़े स्टेडियम्स एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना था सिर्फ 12 सालों में, जिसके लिए उन्हें चाहिए थे 30,000 फॉरेन वर्क लेबरर्स, और उन्होंने वो हायर भी किए। स्टार्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कोविड के टाइम वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। कतर के फॉरेन वर्कर्स को कोई भी बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिला, और कहा जाता है कि वर्कर्स को मॉडर्न डे स्लेवर्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें कोई भी बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं था। और उसकी वजह है गल्फ के कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम में मॉनेटरी माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, मतलब कतर के लोकल्स या कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को काम देते हैं, लेकिन इस सिस्टम में वर्कर्स को अगर जॉब चेंज करना है या क्विट करना है तो उन्हें परमिशंस लेनी होती है। लेबर्स के पासपोर्ट्स भी सीज किए जाते हैं ताकि वो कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते या फिर काम को बीच में क्विट भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसे मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहा जाता है। 2021 के द गार्डियन रिपोर्ट ने बताया अभी तक 6,500 वर्कर्स की डेथ हुई है, और उनमें से सबसे ज़्यादा वर्कर्स इंडिया के थे। दोस्तों, बेसिकली किसी भी कंट्री को अगर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो फीफा सबसे पहले अनाउंसमेंट करती है और उसके बाद कंट्रीज एप्लीकेशन कर सकते हैं। होस्ट बिडिंग को दोस्तों फीफा 10 या 8 साल पहले ही करते हैं, ताकि सारी फैसिलिटी अच्छे से हो सके, लाइक स्टेडियम, होटल्स एंड एक्सेट्रा फैसिलिटीज। एप्लीकेशन करने के बाद फीफा सबको रिव्यू एंड एलिजिबिलिटी चेक करती है और उसमें से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक वोटिंग होती है, कमेटी मेंबर्स वोट करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिलते हैं वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के। वोटिंग के वक्त फीफा के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स 3 पार्ट्स को चेक करते हैं। फर्स्ट है कंप्लाइंस, मतलब जिस कंट्री को वो वोट देने वाले हैं क्या वो कंट्री एलिजिबल है इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। सेकेंड है ह्यूमन राइट्स एंड फाइनेंस, क्या कंट्री के पास इतने पैसे हैं कि वो इतने बड़े वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड है टेक्निकल एस्पेक्ट, क्या उनके पास स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फैसिलिटी है जो कोई भी क्योस नहीं कर सकेगी।
दोस्तों 2010 के बिडिंग के वक्त लास्ट में कतार, साउथ कोरिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन सबको लगा दैट इस बिड को ऑस्ट्रेलिया या यूएस जीत लेगा। लेकिन जब फोर्थ राउंड पूरा हुआ तो एवरीवन वाज शॉक, क्योंकि कतर ने इस बिड को जीत लिया था यूएस और ऑस्ट्रेलिया के होते हुए। कतर ने 2010 के बिडिंग में $1.5 मिलियन में वोटर्स को खरीद लिया था और उस टाइम फीफा के प्रेसिडेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया था। लेकिन दोस्तों बाद में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने वन बाय वन सारे मनी लॉन्ड्रिंग्स एंड करप्शंस को बाहर लाया और फीफा के ऑफिशियल मेंबर्स को अरेस्ट कर देते। कतर ने थाईलैंड के साथ बिडिंग से पहले एक ऑयल डील की थी, वो भी बहुत चीप रेट में, तो ऑब्वियसली थाईलैंड का वोट कतर को ही जाएगा। दोस्तों उसके बाद कतर ने फ्रांस के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मनी को कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने खरीद लिया और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की फ्रांस में। बिडिंग से पहले कतर के एमआर एक बार ब्राज़ील गए थे, वहाँ पे उन्होंने ब्राज़ील में बहुत इन्वेस्टमेंट की और डेली ब्राज़ील और अर्जेंटीना के कतर एयरवेज के फ्लाइट शुरू की। इनडायरेक्टली दोस्तों कतर ने ऑलरेडी होस्ट बिडिंग को जीत लिया था। कतर उस टाइम सिर्फ एक रेगिस्तान था, लेकिन कतर ने डेवलपमेंट के लिए $220 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज तक की सबसे बड़ी कॉस्ट है फुटबॉल हिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस में। अटलांटिक के एक रिपोर्ट ने कहा दैट कतर होस्टिंग फुटबॉल इज लाइक डोनाल्ड ट्रंप बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कतर में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, वहाँ के लोग अभी भी इसे एक मानसिक बीमारी मानते हैं, लेकिन वैसे भी कतर ने LGBT कम्युनिटी को वेलकम किया है, लेकिन उन्हें कतर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना पड़ेगा। कतर ने वर्ल्ड कप के टाइम क्लोज पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, घुटने और कंधे दोनों क्लोज होने चाहिए, भी शॉर्ट्स या वन पीस पहन के मैच के लिए नहीं जा सकते हैं। कतर में वुमेन राइट्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ के लोकल वुमेन्स को बेसिक वुमेन राइट्स नहीं है, जैसे कि जॉब करना, अकेले घूमना, हर एक चीज़ के लिए उन्हें मेन से परमिशन लेनी होती है। वर्ल्ड कप के टाइम कतर ने बियर्स एंड अल्कोहल्स को भी बैन किया था, लेकिन बहुत बड़ा इशू होने के बाद कतर ने मैच से 3 घंटे पहले बियर शॉप्स एंड अल्कोहल्स को खुला रखा था, वो भी हाई प्राइस पर, लेकिन मैच के टाइम सारे बियर शॉप्स क्लोज थे। कतर एक मोनार्की होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वही दबे रह जाती है और हम तक कोई भी न्यूज़ पहुँच नहीं पाती है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।